आज की कहानी है अमेरिका से सुदर्शन प्रियदर्शनी की खाली हथेली। सुनिए वैदेही के स्वर में। तुम कुछ मांगती नहीं थी, न तुम्हें चाहिए था, फिर भी तुम चाहती थी हर वस्तु स्थिति में मेरा होना। मैं भस्म होना नहीं चाहता था। आम लोग जिसे पहले दिन बिल्ली मारना कहते हैं, पर बिल्ली मारते मारते स्वयं ही बलि चढ़ जाते हैं, अपना आप भूल कर विसर्जित हो जाते हैं, एक पावस भीगे आलते से रंगे पाँव के नीचे किसी की रुंझुन पायल की कुहुक के साथ बन जाते हैं। मैं स्वयं को इस तरह शहीद नहीं होने देना चाहता था। मैं स्वयं को जीवित रखना चाहता था। उस पर तुम सहस्त्र पंखों वाली स्वच्छंद तितली बन बनकर उड़ने में विश्वास रखने वाली। यह आदत तुम्हारी कॉलेज में भी थी। कॉलेज में तुम मुझे बहुत सताती रहीं, उड़ी उड़ी फिरती, कभी इस डाल तो कभी उस डाल, कभी इस मंडली की चहेती तो कभी उस मंडली की। मैं जानता था कि तुम अनन्य सुंदरी हो। अनूठी चाल पर सारा कॉलेज दीवाना था और इसी का लाभ तुम उठाती थी, मुझे चिढ़ाकर। यूं अंदर से मैं आश्वस्त था कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और कहीं तुम भी उसी शिद्दत से यह जानती थी। हमने विवाह भी इसलिए किया क्योंकि हम एक जोड़ी के रूप में जाने जाते थे। हमारे घर तक में इसकी स्वीकृति हो चुकी थी। सभी इसको स्वीकार कर चुके थे कि एक ही क्लास के दो डॉक्टर, बुरा भी क्या है। मुझे याद है जब तुम फाइनल में प्रथम श्रेणी लेकर आई तो मेरे प्रति तुम्हारी बेरुखी बढ़ गई, क्योंकि तब तक तुम मेरा उद्देश्य जान गई थी कि मैं तुम्हारी हेकड़ी तोड़ना चाहता हूँ और एक दिन तुम्हारे इस नकारात्मकता का खुलकर बदला लूँगा। तभी से हमारे बीच एक गांठ पड़ गई जिसमें मेरा पशुत्व और प्रभुत्व दोनों को जगा दिया। तुम नहीं चाहती थी कि यह विवाह हो और इसके लिए तुमने प्रयत्न भी किए, पर वह समय और था। घर वालों के सामने और मेरे सामने तुम्हारे किसी तर्क ने काम नहीं किया। आज जिस हथेली में मैं तुम्हारा कोमल हाथ थामे बैठा हूँ, उसी में तुम्हें दबोच दबोच कर अट्टहास भरी हंसी हंसता रहा। शायद मैं ही एक ऐसा पुरुष हूँ जिसके अंदर का जानवर सदैव जीवित और बुलंद रहा है। मैं जब तुम्हें यहाँ लाया तो लगा जैसे सारा अमेरिका मेरी इस कुव्वत का एहसान मानता है। यहाँ तक कि तुम्हारा सारा कुनबा, तुम्हारी सहेलियाँ भी तुम्हारे भाग्य पर इतराती थीं। केवल नहीं मानती थीं तो तुम। और यही मैं मनवाना चाहता था, क्योंकि तुम मेरे साथ आई थी, इंटर्नशिप मुझे मिली थी। यूं तुम कोई मुझसे कमतर नहीं थी, मेरे बराबर की डॉक्टर थी। पर यहाँ मैं नंबर मार गया था। मेडिकल कॉलेज में जहाँ हम पढ़ते थे तुम मुझसे आगे ही रहती थी, पर जानती हो मैंने कभी उस बात को कोई तरजीह नहीं दी। मेरे मन में, मेरे घर में, मेरे आसपास यह इतना बुलंद था कि मैं पुरुष हूँ और तुम्हारा दर्जा या किसी भी लड़की का दर्जा मुझसे छोटा ही रहेगा। याद है जयमाला के समय मुझसे कितनी शिद्दत से मनवाया गया था कि तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाना, नहीं तो सदा के लिए निकम्मा गुलाम हो जाऊंगा। दोस्त मित्र भी चिल्ला चिल्ला कर, उचक उचक कर न झुकने की सलाह दे रहे थे। आखिर तुम्हारे भाई ने तुम्हें तनिक उठाकर जयमाला मेरे गले में डाल दी थी। मैं अंदर ही अंदर अपने दोस्तों का कितना आभारी था कि मुझे झुकने से बचा लिया। मुझे लगता मैं कहीं शिखर पर बैठा तुम पर गोलियां दागूं और उम्र भर दागता रहा। तुम सुबह सुबह उठकर मेरा और बच्चों का नाश्ता बनाती, भाग भाग कर उन्हें तैयार करती और फिर भाग दौड़ में अस्पताल के निकलती। कई बार तुम्हें देर हो रही होती तो मैं कार लेकर निकल जाता, बिना यह सोचे कि तुम कैसे जाओगी, कैसे पहुंचोगी, क्योंकि अस्पताल की ड्यूटी से पहले तुम्हारी क्लास भी होती थी। तब हमारे पास एक ही कार थी, पर मैंने कभी पता नहीं किया कि तुम उस दिन कैसे पहुंची, तुम्हारी ड्यूटी या क्लास कैसे हुई। बस
मैं अपनी धुन में था। मैं मेरे आसपास दुनिया घूमती थी और मैं चाहता था तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा वजूद भी बस मेरे आसपास घूमे। मैं हूँ और यही सर्वोपरि है। पर तुम्हारी ओर से नकार की भावना मुझे और भी अक्खड़ और जिद्दी बनाती रही। मैं तुम्हारी थकान, तुम्हारी टूटन, तुम्हारी व्यस्तता, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को नकार कर चाहता कि रात को तुम्हें उसी तरह मरोड़ूं, मसलूं और अपनी प्यास मिटाऊं और तुम बस मेरे पास बिछी रहो, मेरी प्यास बुझाती रहो, तब तक जब तक मैं न थक जाऊं। तुमने वह सब भी सहा और शिकायत नहीं की। यद्यपि बच्चे कभी कभी आकर कहते, पापा आज मम्मी रो रही थी, मैं चुप्पी लगा जाता। सब जानते हुए भी सब कुछ अंदर घुटक जाता और पहले से भी अधिक अहमी और आक्रामक हो उठता। मैं जानता था तुम्हें बाहर खाना, बाहर जाना, संगीत, सिनेमा, कंसर्ट, ड्रामा आदि बहुत पसंद थे। कभी तुम जाने की इच्छा जताती तो मैं झटक देता और तुम्हें उनके हानि लाभ पर भाषण देने लगता और तुम्हारे परोसे हुए खाने पर नुक्ताचीनी करके तुम्हें रुआंसा कर देता। तुम चिल्लाती नहीं थी, तुम प्रतिकार नहीं करती थी, तुम किसी बात का विरोध नहीं करती थी, पर तुम्हारा यह नकार, यह उपेक्षा मुझे और भी भड़का देते और मैं अपना गुस्सा दरवाज़ों को झटाक से खोलने बंद करने में, गुसलखाने में जोर से पानी खुला छोड़ने और बच्चों पर झल्लाने में निकालता था। एक दिन मेरे एक साथी ने सुझाया, यार तुम्हें अपने भाई को यहाँ बुला लेना चाहिए, भाभी देख लेगी सारा काम और तुम्हें बाहर जाने के लिए साथी मिल जाएगा। वह दोस्त भी मेरी तरह का ही दम्भी और पुरुष वर्चस्व का हामी भरने वाला था। मैंने न आप देखा न ताव और भाई के कागज पत्तर तैयार करने में लग गया। मैंने तुमसे भी इस बारे में कोई बात नहीं की। जब पता चला था तो तुम बहुत तिलमिलाई थीं। इसलिए नहीं कि मैं क्यों बुला रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें घर का सदस्य तक नहीं समझा। भाई 6-8 महीने में यहाँ आ गया। उसके पास कोई कामगार डिग्री नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मैकडॉनल्ड में लगवा दिया। हर समय खाने को मीट, पहनने को वहाँ की यूनिफॉर्म, साफ सुथरा वातावरण, आसपास चहकती गोरी बालाएं। भाई को तो स्वर्ग मिल गया। शाम को घर आकर हम खूब चहकते, हंसी मजाक करते, लड़कियों के लिए अश्लील जुमले गढ़ते और उन्हें बोल बोल कर अपनी हवस पूरी करते। क्या मिलता था हमें मालूम नहीं, पर एक तरह का तुम्हें जलाने के लिए यह एक विशेष ढब अवश्य बन गया था। यूँ कह सकता हूँ कि हमने अपनी 5 इंद्रियों को बेलगाम छोड़ रखा था और वह जिस दिशा में दौड़ना चाहती दौड़ती, कूदती फांदती और हमें एक अलग ही तरह का सुकून दे जाती। तुम्हारे चेहरे पर गुस्से की तरेर देखकर कहीं मन बहुत गहरे आह्लाद से भर जाता। यूं मैं एक बहुत ही चुप्पा किस्म का आदमी समझा जाता था, पर कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर एक नरकासुर विराजमान है, जिसकी आसुरी भूख औरत को सताकर मिटती है। मेरा मन न जाने किस मनोविकार से ग्रस्त था कि अपना सुख पाने के लिए औरत को कीड़े मकोड़े की तरह मसल सकता था। जब हमारी छोटी बेटी पैदा हुई थी तो तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन हुआ, यानी सिजेरियन। तुम नितांत निष्क्रिय और निहत्ती सी हो गई थी। यह एक तरह का तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ था। कुछ देर के लिए मैं निहायत ही कोमल हृदय, दयादार, सहानुभूतिपूर्ण डॉक्टर बन गया, पर उसी क्षण यह सोचकर कि तुमने फिर से लड़की पैदा कर दी, मेरी सारी सहानुभूति जाती रही और मेरे अंदर का पुरुष फुफकार उठा। यद्यपि साइंस तय कर चुकी है कि लड़का पैदा करने का दायित्व केवल पुरुष के क्रोमोसोम तय करते हैं, पर सारी दुनिया आज तक इस बात का ठीकरा औरत के माथे पर फोड़ती आई है, तो अब क्यों नहीं? मैं डॉक्टर होते हुए, सब जानते हुए भी इस ठीकरे को जोर जोर से तुम्हारे माथे पर फोड़ता रहा और तीसरे ही दिन तुम्हें बच्ची के साथ अकेला छोड़कर बाहर 5 दिनों के लिए
किसी मेडिकल कैंप में चला गया। तब तक तो अभी भाई भी नहीं आया था। वह चोट तुम्हें उम्र भर सालती रही। तुम अब तक मेरी सारी अवज्ञाओं, सारी उपेक्षाओं को, समाज में चले आए रीति रिवाजों, घर में देखे हुए बुजुर्गों के सर मढ़ती रहीं। और तुमने अपनी इस गुलाम धारणा से समझौता कर लिया कि औरत को ऐसे ही जीना पड़ेगा और उसे भी जीना है। कहीं अपने अंदर तुम्हारा डॉक्टर होने का खिताब अवश्य तुम्हें जीने के लिए थपथपाता रहा होगा, पर यह चोट और उपेक्षा तुम्हें असहनीय थी। आज जब मैं अपनी हथेली में तुम्हारी हथेली को लेकर सहला रहा हूँ, तो मुझे लगता है तुम किसी भी क्षण इस हाथ को झटक कर छुड़ा लोगी, लेकिन नहीं, आज भी तुम अपने हाथों को मेरे हाथों में दिए चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी हो। कभी कभी देख रहा हूँ, तुम्हारी बंद आंखों में नमी उतर आती है, तो क्षणांश के लिए मैं भी भीग जाता हूँ। याद करता हूँ कितनी शिद्दत से चाहा था और पाने की भी हर युक्ति ढूंढी थी, पर आज क्या कर रहा हूँ। फिर एकाएक न जाने क्या हो जाता है कि मैं अपने आप को कोसने लगता हूँ और कहता हूँ, क्यों भीग रहा हूँ और मुझे क्यों कर भीगना चाहिए तुम्हारे लिए। अब जो मैं तुम्हारी हथेली हाथ में लिए बैठा हूँ, तो वह भी कहीं घर, बच्चों और दुनिया के सामने एक दिखावा ही है। इसीलिए शायद तुम्हारे शरीर के विज्ञान से जितना मैं पढ़ सकता हूँ, कोई आभार का चिन्ह दिखाई नहीं देता और इससे मेरी झुंझलाहट और बढ़ जाती है। तब मेरी तुम्हारे प्रति उठी करुणा, अपना उम्र भर का पश्चाताप जो कभी कभी मैं करना चाहता हूँ, न जाने कहाँ तिरोहित हो जाता है। मैं फिर अपने खोल से निकल आता हूँ, वैसा का वैसा जानवर, नृशंस, नरकासुर। कहते हैं मेरी राक्षस योनि है। बहुत पहले किसी ने बताया था, आज लगता है किसी ने सच ही कहा था। मैंने एक हिकारत सदैव तुम्हारी आंखों में देखी है, बच्चों की आंखों में भी उसकी तरेर है, और इसीलिए मेरे अंदर के सांप की थूथन फूल फूल जाती है और फुफकारती है। जब से तुम इस तरह निष्क्रिय पड़ी हो, मुझे लगता है यह तुम्हारी सायास योजना है। तुम मुझसे बदला ले रही हो। तुम्हारे अंदर का प्रहरी मेरी सारी हरकतों, इन क्रियाकलापों और दिनचर्या को स्वयं उठ उठकर घटते हुए देख रहा है और अट्टहास कर रहा है। मेरे अंदर के भेड़ियों को उकसा रहा है। चलो, मैं मान लेता हूँ कि उसी नृशंसता के वशीभूत होकर मैंने कई बार तुम्हारा गला घोटना चाहा ही नहीं, एक दो बार प्रयत्न भी किया, पर तुम न जाने कैसे मेरा हाथ रखते ही चीख पड़ते। तुम्हारे गले से अजीब अजीब घर घर की ऊंची ऊंची आवाजें निकलने लगती, और तभी दूसरे कमरे से दोनों बेटियां भागी भागी आती। क्या हुआ पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। पर यह तो मम्मी की अजीबोगरीब आवाज़ थी पापा। यह आवाज़ तो तब आती है जब मम्मी को कहीं बहुत दर्द होता है। मैं हक्का बक्का होकर उन्हें देखता और कहता, देखो कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल शांत है। जाओ, तुम लोग सो जाओ, कोई बात होगी तो मैं बुला लूँगा। वो चुपचाप पीछे मुड़कर देखती हुई अंदर चली जाती और मैं अपनी हथेलियों में अपनी कुंठा को पीसता रह जाता। अपने पर कभी कभी बहुत ग्लानि भी होती कि क्या मैं इंसान हूँ, क्या मैं मानव जाति के अंतर्गत आता भी हूँ कि नहीं। और इसी उधेड़ बुन में कई बार मुझे रात रात भर नींद नहीं आती और मैं अपने किसी अव्यक्त पीड़ा में जलता रहता। मुझे विश्वास होता चला गया कि वास्तव में मैं राक्षस योनि का ही हूँ, क्योंकि कहते हैं राक्षस योनि के व्यक्ति दिखने में शांत, स्वभाव कुशल, मधुर व्यवहार के धनी होते हैं, और वे राक्षस की तरह अपना वार सोच समझकर पूरी तरह साध कर चलते हैं। मैं वही तो कर रहा हूँ, वरना डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट और ऑपरेशन के बाद बतलाया था कि ट्यूमर अपनी चौथी स्टेज में है और इनका समय अधिक से अधिक 3-4 माह का बाकी है। क्या मैं इतनी भी प्रतीक्षा शांति से नहीं कर सकता? मेरा भाई,
मेरे भतीजे, मेरे मौसा और उनका बेटा, जिन्हें मैंने बाद में बारी बारी यहाँ बुला लिया था, कहीं दबे घुटे मेरे तुम्हारे प्रति तेवरों की निंदा करते और साथ ही अपने हिंदुस्तानी ढंग से अपनी मेहमान नवाजी की भी अपेक्षा रखते। तब इस सब के बीच तुम टूट रही थी, बिखर रही थी। आए दिन तुम्हारा स्वास्थ्य गिरने लगा था। तुम सहेलियों से ज़्यादा घुलने मिलने लगी थी और तुम्हारे व्यवहार में एक अवज्ञापन अपने लगी थी और तुम्हारी वही सदियों पुरानी स्वच्छंद उड़ने वाली तितली उड़ान कहीं तीव्र होती दिखाई देने लगी थी। मैं और भी सतर्क और भी कठोर होता चला गया। एक दिन याद है मुझे, बड़ी कड़ाके की सर्दी थी। बाहर -12 डिग्री तापमान था। तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं हुई। सुबह सुबह तुम्हें जल्दी थी। तुम हड़बड़ाती हुई अंदर आई और तुमने दूसरी कार की चाबी उठाई और मुझे सुनाकर बोली, मैं तुम्हारी BMW ले जा रही हूँ। मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। तुम जानती थी मैं पैसों की चाहे जैसे बर्बादी करता। अलग अलग ब्रांड नेम की कारें खरीदना, सेल पर कपड़े, सूट, स्वेटर इकट्ठे करने की भी मुझे जैसे बीमारी रही है। पर मैंने तुम्हें अपनी आमदनी में से कभी कुछ नहीं दिया। जो दिया बेटियों को दिया। कार गैराज में खड़ी थी। वह कार मैं ऑफिस नहीं ले जाता था। वह विशिष्ट पार्टियों के लिए रखी थी। मैं झटके से उठा और तुम्हारे हाथों से चाबी छीनने झपटने लगा। तुम भौचक, हतप्रभ और हैरान खड़ी जैसे वहीं पत्थर हो गई थी। चाबी को घुमाकर तुमने मेरी तरफ इतनी जोर से फेंका कि मेरे ओठों से खून बहने लगा और तुम उसी झटके से बाहर लौट गई। तुमने टैक्सी बुलाई और चली गई। आज भी सोचता हूँ तो कहीं अपने पुरुषत्व पर गर्व होता है, पर साथ ही एक ग्लानि कि मैंने अपनी नृशंसता की सीमा इतनी बढ़ा ली थी कि तुम्हें भी इस हिंसा पर उतार लाया। तुम मेरे समक्ष खड़े होने की कोशिश कर रही थी, ईंट का जवाब पत्थर से वाली मुद्रा में, पर मैं वैसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था तुम वैसी ही भीगी बिल्ली बनी रहो और मेरे अत्याचार सहती रहो। पलट के कभी कुछ न कहो, कुछ न बोलो। तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ है। मेरे लिए एक बड़ा झटका था। शायद मुझे होश में लाने के लिए ऊपर वाले ने कोई तीरंदाजी की थी। मैं एक बारगी जड़ हो गया। पर उस दिन जब तुम अर्ध चेतनावस्था में भी मुझे नकार कर अपने भाई के साथ अस्पताल गईं, तो मैं आहत हुआ। सोचा तुम्हारे सोए हुए मस्तिष्क के स्नायुओं में भी मेरी क्रूरता गहरी बैठ गई है। जब मैं उस धक्के से संभला तो फिर संभल कर अपने चौकटे में वापस आ गया। तुम मुझे नकार कर भी छिटक नहीं सकोगी। तुम निहत्थी होकर मेरी हर बात मानोगे। अंदर से मैं आहत था और चाहता था अपनी अब तक की करनियों का प्रायश्चित करना। पर कितने दिन यह विचार रहा। आखिर कलई तो उतर ही जाती है। मैं अपने खोल में जल्दी ही वापस आ गया। लोकाचार के गणित से मैं एक अच्छा पति बना रहा, किंतु अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा। जब मैं तुम्हारे पास होता तो डॉक्टरों की हिदायतों में मन माने हेर फेर कर लेता। जैसे थेरेपी महीने में 4 बार होनी चाहिए तो वह 2 बार ही होती। जो दवाई दिन में 3 बार देने वाली होती वह 1 बार या 2 बार ही दी जाती। किसी तरह बेटियों की नज़र से बचता बचाता पार कर जाता रहा सब कुछ। आज तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ या सारी पुरुष जाति के अहम पर चोट कर रहा हूँ, पर यह सब मैंने तो नहीं चलाया। सदियों से यही चला आया है और पारंपरिक परिपाटी पर चलना बुरा नहीं। आज समय करवट ले रहा है और तुमने भी कई बार आज करवट लेने का उपक्रम किया। मैं जानता हूँ और सारी खुदाई जान गई है कि नारी पुरुष से किसी पैमाने में कमतर नहीं है। फिर भी वह उपेक्षित और प्रताड़ित ही रही, क्योंकि उसने स्वयं होने दिया और सदैव पुरुष की स्वाधीनता ही स्वीकार की। दैव प्रदत्त नारी
और पुरुष की भिन्न शारीरिक सीमाएं इसका कारण रहीं, पर दोनों ने ही इसे नहीं पहचाना और एक दूसरे का गलत उपयोग करते रहे। तुम्हारी खाली हथेली में नमी उतर आई है और मैं हतप्रभ हूँ कि तुम अभी जीवित हो। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।